Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 2 of chapter number 6, The Age of the Guptas. We have discussed till here in part 1. We'll start part 2 with this paragraph. बेटा पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था प्रयाग प्रशस्ति को, इलाहाबाद पिलर को, चंद्रगुप्त वन को, समुद्रगुप्त को। फिर हमने देखा था कि कैसे समुद्रगुप्त का एटीट्यूड अलग अलग था डिफरेंट रीजंस को लेके। कुछ रीजंस को उन्होंने डायरेक्टली कनकर किया, उन्हें अपने एम्पायर का पार्ट बना लिया। कुछ रीजंस को कनकर तो किया पर उन्हें अनेक्स नहीं किया। उन्हें कहा कि आप हमारी ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट करो और रूल कंटिन्यू करते चलो, है ना। फिर हमने हरिसेन को भी पढ़ा था, जो कोर्ट पोएट थे किसके, समुद्रगुप्त के। तो देखो, जो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे हरिसेन, वो हमें ये बताते हैं, हरिसेना पढ़ना है तो आप हरिसेना भी पढ़ सकते हो, नो इश्यूज़। हरिसेन हमें बताते हैं कि जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किया था। अश्वमेघ यज्ञ जिसमें हम घोड़े की, हॉर्स को सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, घोड़े की बलि दी जाती है। तो अश्वमेघ यज्ञ किसने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था। ये कौन हमें बताते हैं, हरिसेन हमें बताते हैं, ठीक है। अश्वमेघ यज्ञ और हॉर्स सेक्रीफाइस। समुद्रगुप्त बहुत ज़्यादा अच्छे वॉरियर थे, बहुत ब्रेव वॉरियर थे, कनकरर भी थे, बहुत एरियाज़ को इन्होंने जीता और एक ग्रेट रूलर भी थे, ठीक है। तो एक अच्छा लड़ाका होना, दुनिया भर के एरियाज़ को जीता, एक अच्छे रूलर भी थे, पर साथ ही साथ ये बढ़िया म्यूजिशियन भी थे और पोएट भी थे। तो सारी क्वालिटीज़ थी कि इसमें समुद्रगुप्त में भाई अच्छा वॉरियर है, कनकरर है, ग्रेट रूलर है, उनका जो एम्पायर था उस एम्पायर में लोग इनसे बहुत सेटिस्फाइड थे, ये अच्छे म्यूजिशियन थे और अच्छे पोएट भी थे, गाना वाना गा लेते थे, म्यूज़िक बना लेते थे, पोएट मतलब पोइट्री कर लेते थे। एक कॉइन जो इनके द्वारा इशू किया गया उसमें इन्हें दिखाया गया है कि ये प्ले कर रहे हैं वीणा को। वीणा समझ में आता है ना, जो सरस्वती देवी वाला जो वीणा होता है वही। तो एक कॉइन में हम देखते हैं कि ये वीणा को बजा रहे हैं, शोन प्लेइंग द वीणा, वीणा बजा रहे थे। समुद्रगुप्त इशूड 8 टाइप ऑफ कॉइन्स मेड ऑफ गोल्ड। देखो गुप्ता एम्पायर के टाइम में कितनी प्रॉस्पेरिटी थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि जो कॉइन्स होते थे वो क्या के होते थे, गोल्ड के होते थे। तो समुद्रगुप्त ने 8 टाइप के कॉइन्स को यूज़ किया था जो किसके थे, गोल्ड के थे। इनका जो कोर्ट था वो ग्रेट स्कॉलर्स से भरा हुआ था, बहुत सारे लिटरेरी पर्सनस थे, है ना, एजुकेटेड लोग थे, बहुत सारे स्कॉलर्स थे इनके कोर्ट में। समुद्रगुप्त जो थे वो फॉलोअर थे ब्राह्मणिज्म के और लॉर्ड विष्णु को ये वर्शिप करते थे। समुद्रगुप्त किसके फॉलोअर थे, ब्राह्मणिज्म के। किसकी पूजा करते थे, भगवान विष्णु की। इनका फेथ वैदिक सेक्रीफाइसेस पे भी था। वैदिक सेक्रीफाइसेस पे फेथ था, तभी तो इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया ना। अश्वमेघ यज्ञ आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें एक हॉर्स को फ्री छोड़ देते हैं, वो जिस जिस टेरिटरी को क्रॉस करेगा वो सारी टेरिटरी किसको बिलोंग करेगी, उस किंग को जो अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है। तो इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया, इट मीन्स इनका कहीं ना कहीं फॉर्म बिलीव था वैदिक सेक्रीफाइसेस पे भी। बट ही वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स, ठीक है। ये ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे, वैदिक टेक्स्ट में वैदिक सेक्रीफाइसेस में भी इनका बिलीव था, पर साथ ही साथ ये दूसरे रिलीजन को भी रेस्पेक्ट करते थे, टॉलरेंट थे टुवर्ड्स अदर रिलीजन। ऐसा नहीं कि यही रिलीजन चलेगा बाकी दूसरे सारे ख़त्म कर दो। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त टू को। चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त टू को क्या भी कहते हैं बेटा, विक्रमादित्य। जो गुप्त इंस्क्रिप्शन है या जो गुप्ता इंस्क्रिप्शन है वो हमें चंद्रगुप्त टू के रिगार्ड्स में भी बताते हैं कि चंद्रगुप्त टू ने अपने फादर को सक्सीड किया। इनके फादर कौन थे, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सक्सेसर कौन रहे, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त टू, ठीक कोई बात। तो चंद्रगुप्त के सक्सेसर का नाम क्या है, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, ठीक है। और जो हमारे चंद्रगुप्त टू थे या जो विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त टू भी कई बार इन्हें कहा जाता है, विक्रमादित्य भी कहा जाता है, कई बार चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्होंने मिलिट्री जीनियस इनहेरिट की थी अपने पापा से ही। जैसे इनके पापा बहुत बढ़िया वॉरियर थे, वैसे ये भी बहुत बढ़िया वॉरियर थे। इन्होंने गुप्ता एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपांड किया, एक्सटेंड किया, ठीक है। और वो जो एरिया बचे हुए थे उनको खुद जीता, कॉन्क्वेस्ट की, ठीक है। सो ही इनहेरिटेड द मिलिट्री जीनियस ऑफ हिज फादर। फादर की मिलिट्री जीनियस इनके पास थी। इन्होंने गुप्ता एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपांड किया। उन्होंने उन सारी टेरिटरीज़ को भी जीता
जो किसको बिलोंग करती थी, शाक वंश को। शाकास को जो टेरिटरीज बिलोंग करती थी उसको भी विक्रमादित्य ने जीता। वो कौन कौन सी टेरिटरी थी, मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र। इसीलिए इन्हें टाइटल मिला था, फॉर दिस ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शकारी और कनकरर ऑफ शाकास। शाक को जीतने वाले थे, इसीलिए इन्हें शाकारी टाइटल दिया गया था। अगर कोई पूछे कि भाई विक्रमादित्य को शाकारी टाइटल क्यों मिला था, क्या रीज़न था, तो आप बताएंगे कि क्योंकि इन्होंने शाक वंश की बहुत सारी टेरिटरीज को एनेक्स कर लिया था। डॉक्टर विंसेंट स्मिथ का कहना है, एक नोटेड हिस्टोरियन है जिनका नाम है डॉक्टर विंसेंट स्मिथ, इनका कहना था कि जैसे ही इन्होंने सौराष्ट्र और मालवा को एनेक्स किया तो इन्होंने सिर्फ इन्हें अपने एम्पायर में ही ऐड नहीं किया, पर ये जो दोनों टेरिटरी थी, इनकी जो एक्सेप्शनल वेल्थ थी, जो फर्टिलिटी थी, इस वजह से इन्हें वेस्टर्न कोस्ट के जो पोर्ट्स थे उसका भी एक्सेस मिल गया। बात समझ रहे हो? जैसे आपने मालवा जीता, सौराष्ट्र जीता, तो इनकी जो वास्ट वेल्थ थी, एक्सेप्शनल वेल्थ थी, वो आपको मिल गई। फर्टिलिटी आपको मिली उस एरिया की, एरिया बहुत फर्टाइल था, ज़मीन के अंदर भी बहुत सारे मिनरल अवेलेबल थे, मालवा में स्पेशली। और आपको एक एक्सेस मिल गया किसका, पोर्ट्स का, जो कहाँ पर थे, वेस्टर्न कोस्ट पे थे। ठीक, कोई बात एक बार पढ़ दूँ क्या? चलो, प्रोविंसेस ऑफ एक्सेप्शनल वेल्थ एंड फर्टिलिटी, ये दोनों ही प्रोविंसेस में वेल्थ भी बहुत थी, फर्टिलिटी भी बहुत थी, बट ओपनड अप एक्सेस टू द पोर्ट्स, इन्हें एक्सेस मिल गई पोर्ट्स की, जो कहाँ पर थे, वेस्टर्न कोस्ट में थे। Thus placed चंद्रगुप्त II in direct touch with the suborn commerce यूरोप थ्रू इजिप्ट। और अब इसके थ्रू हमारे चंद्रगुप्त को एक्सेस मिल गया, अब ये यूरोप से ट्रेड कर पा रहे थे इजिप्ट के थ्रू। ठीक है, एक पोर्ट एरिया का आपके कंट्रोल में आ जाना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऐसे ही चंद्रगुप्त II के साथ हुआ। अब ये इजिप्ट के थ्रू यूरोप तक ट्रेड कर रहे थे। बेटा, ये जो वर्ड है सी बॉर्न, इसका मतलब ही क्या होता है, समुद्र में चलने वाले। तो समुद्र में चलने वाले कॉमर्स, ट्रेड पे इनका राइट हुआ। अब ये डायरेक्टली यूरोप के साथ ट्रेड कर रहे थे, किसके थ्रू, इजिप्ट के थ्रू। चंद्रगुप्त II ने मैट्रीमोनियल अलाइंसेस किए एज अ पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, समुद्रगुप्त भी ये करते थे, इन्होंने भी ये किया, मैट्रीमोनियल अलाइंसेस किए, और ये भी इनकी फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट था। ही मैरिड कुबेर नाग ऑफ द नाग फैमिली, नाग फैमिली की लड़की कुबेर नाग से इन्होंने शादी की। तो चंद्रगुप्त II ने शादी किसके साथ की बेटा, कुबेर नाग के साथ, है ना, जो कहाँ से बिलोंग करती थी, नाग फैमिली को बिलोंग करती थी या नागा फैमिली को बिलोंग करती थी। इसको भी कुबेर नागा पढ़ सकते हो, पर ये नाग फैमिली है। ठीक है, और बेटा उस टाइम में जो नागास थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। द नागास वर अ पावरफुल रूलिंग क्लान, बहुत ही पावरफुल रूलिंग क्लान थे नाग फैमिली, नागास, है ना। और ये जो मैट्रीमोनियल अलायंस हुआ कि चंद्रगुप्त II ने कुबेर नाग, मतलब उस लड़की के साथ शादी की जो नाग फैमिली से बिलोंग करती थी, कुबेर नाग जिसका नाम था। तो यहाँ पर एक बूस्ट मिला गुप्ता रूलर्स को, क्योंकि जो नाग थे बहुत ही पावरफुल रूलिंग क्लान थी। इन्होंने गुप्ता रूलर को हेल्प किया और एम्पायर को एक्सपांड करने में। समुद्रगुप्त के पास एक अच्छा खासा एम्पायर था, उसको चंद्रगुप्त II ने और ज़्यादा बढ़ाया, पर इसको और ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प की नाग फैमिली ने। ठीक है, क्योंकि अब जो चंद्रगुप्त II थे वो नाग फैमिली के दामाद बन चुके थे। तो आप लोगों को तो पता ही है कि लड़कियों को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। और फिर ये जो लड़कियाँ जिस घर में शादी करके जाती हैं उसकी भी कितनी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर नाग फैमिली फुल टू सपोर्ट करती है चंद्रगुप्त II को, क्योंकि भाई ससुराल का मामला है इनकी बेटी की। जो मैरिज थी चंद्रगुप्त की बेटी की, वो जिसका नाम था प्रभावती, वो हुई वकाटक रूलर के साथ। अब देखो, खुद ने तो नागवंश की कन्या से शादी की और बढ़िया अपने एम्पायर को एक्सपांड किया, पर खुद की जो बेटी थी, चंद्रगुप्त की जो बेटी थी जिसका नाम था प्रभावती, उसकी शादी हुई वकाटक रूलर से जिनका नाम था रुद्रसेन II। रुद्रसेना II भी पढ़ सकते हो, पर वो रुद्रसेन II है ना। रुद्रसेन II ने भी हेल्प की इनको डेक्कन तक अपने इन्फ्लुएंस को, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को ले जाने में। फिर से ध्यान से सुनो, चंद्रगुप्त की जो बेटी थी, चंद्रगुप्त की जो बेटी थी जिसका नाम था प्रभावती, उसकी शादी होती है वकाटक रूलर, नाम होता है रुद्रसेन II।
अब रुद्रसेना टू या रुद्रसेन टू जो थे वो भी चंद्रगुप्त टू को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में। किस एरिया में? डेक्कन में। पार्ट 1 में बेटा हमने डिस्कस किया था कि जो चाइनीज़ पिलग्रिम थे फायान, उन्होंने इंडिया को विज़िट किया था किसके टाइम में ही बेटा? चंद्रगुप्त टू के टाइम में। जब चंद्रगुप्त टू का रेन था, चंद्रगुप्त टू जब रूल कर रहे थे तो चाइनीज़ पिलग्रिम फायान इंडिया आए थे। फायान ने इनके नाम को तो मेंशन कहीं पर भी नहीं किया है अपने अकाउंट्स में। फायान डज नॉट मेंशन द नेम ऑफ चंद्रगुप्त टू इन हिज अकाउंट। कहीं पर भी उन्होंने चंद्रगुप्त टू के नाम को मेंशन नहीं किया है, बट ही गिव्स इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। पर फायान को जब हम पढ़ते हैं, उनकी ट्रेवलॉग को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई किंगडम में सब कुछ कैसे चल रहा था, जनरल कंडीशंस क्या थी, लोगों की लाइफ कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटिक्स कैसी थी, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा फायान के ट्रेवलॉग में। बहुत बढ़िया तरीके से लिखा, इम्पार्शियल वे में लिखा है इन्होंने। बेटा समुद्रगुप्त की तरह ही इन्होंने भी वाइड वैरायटी में गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। समुद्रगुप्त इनके पापा ही थे, बच्चे बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि वही करते हैं जो इनके पेरेंट्स करते हैं। तो समुद्रगुप्त ने जिस तरीके से बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, ऐसे ही किसने भी किया? चंद्रगुप्त ने भी किया। पर डिफरेंस काय का था? डिज़ाइन का। ठीक है, अगर आप दोनों रूलर्स के गोल्ड कॉइन्स को देखोगे तो आपको डिज़ाइन में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे। द डिफरेंस इन डिज़ाइन बिटवीन टू कॉइन्स ऑफ द रूलर आर सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा चेंज्ड थे। बेटा अभी हमने एक कॉइन को जो डिस्कस किया, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉइन्स थे, है ना। ऑन मेनी ऑफ हिज कॉइन, इनके बहुत सारे कॉइन्स पे हमने देखा कि जो चंद्रगुप्त टू थे उन्होंने टाइटल लिया हुआ है विक्रमादित्य का। चंद्रगुप्त टू हैज़ द टाइटल विक्रमादित्य। बहुत सारे कॉइन्स पे आपको विक्रमादित्य लिखा हुआ मिलेगा, जो किसको ही कहा जाता था? चंद्रगुप्त टू को। और बेटा ऐसा भी माना जाता है कि, माना नहीं जाता है, सच बात है कि इनके कोर्ट में 9 जेम्स थे, 9 रत्न थे। ठीक है, इनका जो कोट था वो सजा हुआ था, डॉन था और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना हुआ था। किसकी वजह से? इन 9 जेम्स की वजह से। और इन 9 जेम्स में कौन कौन आते थे? कालिदास, वारमिहिर और अमर सिम्हा। इसके अलावा भी 6 जो बचते हैं, मैं उनके नाम भी आपको बता देती हूँ, पर ये 3 तो याद रखने हैं क्योंकि हमारी बुक में मेंशन है। तो इनके बहुत सारे कॉइन पे हमने देखा चंद्रगुप्त टू ने टाइटल लिया हुआ था विक्रमादित्य का। इनके कोट में 9 रत्न थे, 9 जेम्स थे। इनका कोट अडॉर्न था 9 जेम्स से। उसमें एक कालिदास थे, दूसरे वारमिहिर थे, तीसरे अमर सिम्हा थे। बाकियों के नाम वरुचि, बेताल भट्ट, अमर सिंह, धनवंतरी, हरिदास, शंकु, ये लोग भी थे। तो टोटल 9। पहले कालिदास, दूसरे वारमिहिर, तीसरे अमर सिम्हा, फिर वरुचि, बेताल भट्ट, अमर सिंह, धनवंतरी, हरिदास, शंकु और एक और थे शपनक। ठीक है, ऐसे 9 रत्न थे इनके कोट में। बेटे चंद्रगुप्त टू, जिन्हें हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके सक्सेसर कौन होते हैं? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त किसके सक्सेसर होते हैं? चंद्रगुप्त टू के, विक्रमादित्य के, है ना। ये कुमारगुप्त का ही टाइम था बेटा, जब कुमारगुप्त रूल कर रहे थे तब की बात है, जब हूण राजा, हूण, ठीक है, यहाँ पर हुनास लिखा है, आप हुनास भी पढ़ सकते हो। हुनास जो कि एक बारबेरियन ट्राइब थे, बेसिकली ये नोमैडिक ट्राइब थी, है ना, जो कहाँ पर रहती थी? सेंट्रल एशिया में। उन्होंने इंडिया को पहली बार इन्वेड किया। फिर से ध्यान से सुनो, विक्रमादित्य के सक्सेसर थे कुमारगुप्त। जब कुमारगुप्त रूल कर रहे थे तो इनके टाइम में हमने देखा कि हूण जो ट्राइब थी, बारबेरियन ट्राइब थी एक, जो सेंट्रल एशिया को बिलोंग करती थी, उसने इंडिया को इन्वेड किया पहली बार। एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट अटैक, दूसरे अटैक के टाइम में जो क्राउन प्रिंस थे वो थे स्कंदगुप्त, है ना, उनके पास था। पहली बार जब हूण का अटैक हुआ जब कुमारगुप्त थे राजा, दूसरी बार में स्कंदगुप्त थे, इनके पास था थ्रोन। ही गैव्ड हूण आ क्रशिंग डिफीट, और इन्होंने, स्कंदगुप्त ने बुरी तरीके से हराया किसको? हूण राजाओं को। उसके बाद हूण राजाओं ने कभी भी इंडिया पे अटैक नहीं किया, आने वाले 50 साल तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर से ध्यान से सुनो, कुमारगुप्त के टाइम में भी हूणों ने अटैक किया, पहली बार इंडिया को इन्वेड किया। पर जब हूण नेक्स्ट टाइम अटैक करने आए, जब राजा बन चुके थे स्कंदगुप्त, इनके पास था थ्रोन, और स्कंदगुप्त ने इतनी क्रशिंग डिफीट दी हूण राजाओं को, हुनास को, कि उन्होंने आने वाले 50 साल तक कोई अटैक नहीं किया इंडिया के ऊपर। अब हम गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे या गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। प्रशासन व्यवस्था कैसी थी? जो गुप्त पीरियड था
उसमें हमने देखा ग्रेजुअल डिसअपेरेंस ऑफ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेटा रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या, जहाँ पर जो हाईएस्ट पोस्ट होती थी वो इलेक्ट करके बनती थी, पर जब गुप्त रूलर रूल करने लगे, जो गुप्ता पीरियड था, उस टाइम में हमने देखा कि ग्रेजुअली जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो ख़त्म हो गया। However, unlike the Mauryan Empire, the Gupta administration was decentralized in nature. जैसे मौर्यन एम्पायर में था कि भाई सारी अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड होती थी, सब कुछ डिसीज़न मौर्यन एम्पायर में जो राजा होता था वही लेता था, भले वो चंद्रगुप्त हो, बिंदुसार हो या अशोक हो। पर हम गुप्ता पीरियड में ये देखते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड होता है इनका एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। पर जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो तो नहीं होता है, पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड होता है। तो मौर्यन डायनेस्टी के टाइम में सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, वहीं गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में डिसेंट्रलाइजेशन था। इसका मतलब ये था कि जो फ्यूडेटरीज थे, जो लोकल किंग्स थे, स्मॉलर चीफ्स थे, वो भी एक बहुत बड़े पार्ट को रूल करते थे। एम्पायर के बहुत बड़े पार्ट को रूल करने वाले कुछ स्मॉलर चीफ भी थे, लोकल किंग्स भी थे, इन्हें भी पावर दी हुई थी। ये जो चीफ होते थे, रूलर्स होते थे, ये भी टाइटल ले लेते थे राजा महाराजा का, ठीक है। वेयर इज इम्पीरियल गुप्ता रूलर अडॉप्टेड पॉम्पस टाइटल, पर बहुत ही पॉम्पस टाइटल लेते थे गुप्ता रूलर्स। ये जो पॉम्पस होता है इसका मीनिंग क्या होता है, तड़क भड़क, एकदम अलग कर देने वाला, है ना, अपने आप को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाने वाला। तो जो इम्पीरियल गुप्ता रूलर्स थे ये पॉम्पस टाइटल लेते थे, जैसे महाराजा धीराज, है ना, महाराजा धीराज, परमेश्वरा, और कौन सा, परम भट्ट रखा, ऐसे ऐसे नए नए टाइटल ले लेते थे, बड़े भारी भारी, महाराजा धीराज, परमेश्वरा, परम भट्ट रखा, बहुत ही हर कुछ। देखो क्या बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज था, है ना। जब गुप्ता रूलर्स रूल कर रहे थे, जो लोकल फ्यूडेटरीज होते थे, है ना, उनके पास अच्छे खासे राइट्स थे, लोकल किंग्स, स्मॉलर चीफ्स के पास, क्लियर है। और ये भी छोटे छोटे टाइटल ले लिया करते थे राजा महाराजा के, पर जो इम्पीरियल गुप्ता रूलर्स थे वो पॉम्पस टाइटल लेते थे, बड़े बड़े हैवी हैवी टाइटल लेते थे। अब हम मॉनकी को पढ़ेंगे। मॉनकी वॉज प्रिवेलिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में हर तरफ मॉनकी ही थी, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ख़त्म हो चुका था। मैं ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको बता दिया था कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट पोस्ट जो होगी वो इलेक्टेड होगी। पर जब से गुप्ता पीरियड आया तो यहाँ पर हमने देखा कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट धीरे धीरे करके कम हो गया, सिर्फ मॉनकी चली, ठीक है। तो जो प्रिवेलिंग फॉर्म था गवर्नमेंट का गुप्ता पीरियड के टाइम में वो क्या ही था, मॉनकी। द थ्योरी ऑफ डिविनिटी ऑफ किंग बिकम पॉपुलर, और ऐसा कहा जाता था कि राजा के अंदर डिवाइन पावर होती है, भगवान का अवतार होता है, भगवान का स्वरूप होता है। ये ऐसी थ्योरी बहुत ज़्यादा उस टाइम में चलती थी। जो गुप्ता किंग्स थे वो कंपेयर करते थे डिफरेंट गॉड से अपने आप को, लाइक यम, वरुण, इंद्र, कुबेर। इन्हें भगवान विष्णु से भी कंपेयर किया जाता था। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु जैसे अपनी प्रजा की रक्षा करते थे, उन्हें प्रिजर्वर कहा जाता है, लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला कहा जाता है, ऐसे ही गुप्ता किंग अपने आप को किससे भी कंपेयर करते थे, भगवान विष्णु से, क्योंकि इनका फंक्शन भी ये था कि लोगों को प्रिजर्व करना, लोगों को प्रोटेक्शन देना। लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी अपीयर्स ऑन मेनी गुप्ता कॉइन्स, और गुप्त रूल जब था उस टाइम में बहुत सारे कॉइन्स में हम लक्ष्मी जी को भी देखते हैं, माँ लक्ष्मी की भी इमेज होती है कॉइन्स पर, जो कि गॉडेस होती है प्रॉस्पेरिटी की, समृद्धि की देवी। बेटा जो गुप्ता किंग थे वो बहुत पावर को एंजॉय करते थे, ठीक है। पॉलिटिक्स तो उनके पास थी, पॉलिटिकल पावर उनके पास थी, प्रशासन व्यवस्था उनके पास थी, एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास था, मिलिट्री इनके पास है, जुडिशियल फील्ड भी इनके पास है। ये कमांडर इन चीफ होते थे आर्मी के। जो समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त टू थे, स्कंदगुप्त थे, ये पर्सनली खुद आर्मी को लीड करते थे, ठीक है। पहले के राजा का यही काम होता था बेटा, आर्मी को खुद से लीड करते थे ये लोग। तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, स्कंदगुप्त ये पर्सनली खुद ही लीड करते थे आर्मी को।
द किंग अपॉइंटेड ऑल द गवर्नर्स एंड इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एंड सिविल ऑफिसर्स, जितने भी गवर्नर्स हुआ करते थे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस के, जो इम्पॉर्टेंट मिलिट्री पोजीशंस हुआ करती थी, सिविल ऑफिसर्स हुआ करते थे, इनको अपॉइंट करने का काम राजा के पास ही था। जो गवर्नर और ऑफिसर्स हुआ करते थे वो राजा के गाइडेंस में ही काम करते थे, मतलब खुद के पास भी थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी होती थी, पर मेजर डिसीजन किंग ही लिया करते थे। इसी तरीके से एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होता था, वो भी किसके सुपरविजन में काम करता था, राजा के सुपरविजन में ही काम करता था। जो किंग होता था उसके पास सारे ऑनर्स और टाइटल्स होते थे, अगर आपको कोई ऑनर कोई टाइटल चाहिए तो वो किंग ही देगा, ऐसे माना जाता। और बेटे जो इतना बड़ा साम्राज्य था, इसमें जितनी भी ज़मीनें थी ना, वो ये पूरी की पूरी किसकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, राजा की। Who could give away the same to anybody he pleased, ठीक है, जिसको भी ये प्लीज करना चाहते थे उसको ये प्रॉपर्टी दे सकते थे। तो सारी ज़मीनें किसको बिलोंग करती थी, सारी प्रॉपर्टी किसकी होती थी, राजा की। सारी ज़मीनें प्रॉपर्टी हुआ करती थी राजा की, जो इन्हें किसी को भी दे सकता था। He could construct dams, give shelter to foreigners, impose, recover and remit taxes. राजा के पास अधिकार होता था कि वो डैम्स बना दे, फॉरेनर्स को शेल्टर दे, इम्पोज करे, रिकवर करे और रेमिट करे टैक्सेस को लोगों के ऊपर लगाए, उनसे उनको ले, कई बार रेमिट कर दे और न्याय करे। अगर कोई प्रॉपर्टी अनक्लेम्ड रहती थी दैट वेंट इनटू द कॉफर ऑफ द किंग, वो किसके पास ही चली जाती थी, राजा के पास ही चली जाती थी। बेटा अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि ये मान लिया कि डिवाइन एलिमेंट की बात करते थे गुप्ता रूलर्स, कि ठीक है गुप्ता किंग्स के पास डिवाइन एलिमेंट हैं, भगवान की कृपा है इनके ऊपर तभी ये रूल कर पा रहे हैं, भगवान की शक्तियाँ हैं, ये खुद अपने आप को भगवान बोल देते थे। इसके बावजूद भी जो ब्राह्मण्स थे, जो चीफ कस्टोडियन होते थे एंड इंटरप्रेटर्स ऑफ लॉज होते थे, कानून को इंटरप्रेट करने वाले जो लोग होते थे, चीफ कस्टोडियन जो होते थे, ब्राह्मण्स जो होते थे, वो एक्सरसाइज करते थे अ चेक ऑन रॉयल पावर। राजा कितनी पावर को एंजॉय कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, इसका चेक रखने के लिए ब्राह्मण्स होते थे, चीफ कस्टोडियन होते थे एंड इंटरप्रेटर्स ऑफ लॉज होते थे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बेटा देखो जो गुप्ता रूलर्स थे उनका पूरा पूरा एक काउंसिल हुआ करता था। कालिदास जो एक बहुत ही नोन रेनाउंड पोएट हैं, रेफर्स टू द मंत्री परिषद, बताते थे जो मंत्री परिषद है उसमें प्रिंस हुआ करते थे, हाई ऑफिशियल्स हुआ करते थे, फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, और जो हाई ऑफिशियल्स हुआ करते थे है उन्हें क्या कहते थे, कुमार अमात्य। फिर से ध्यान से सुनो, गुप्ता रूलर हैड देयर काउंसिल, गुप्ता रूलर्स का अपना खुद का एक काउंसिल हुआ करता था। कालिदास जो कि एक रेनाउंड पोएट है वो बताते हैं मंत्री परिषद के रिगार्ड में कि इसमें प्रिंस हुआ करते थे, हाई ऑफिशियल्स हुआ करते थे, फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, और जो हाई ऑफिशियल्स हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था कुमार अमात्य। एंड द संधि विग्रहिका, क्या कहते थे, कुमार अमात्य, उसके अलावा संधि विग्रहिका। और जो कुमार अमात्य होते थे बेटा ये बनाते थे चीफ केडर, और ये हाई फंक्शनरीज को रिक्रूट करते थे। सम ऑफ द कुमार अमात्यस, अगर हम कुछ कुमार अमात्य की बात करें तो इनका काम ये होता था कि रेगुलर ऑफिस को मेंटेन करना, ठीक है। कुमार अमात्य को अच्छा खासा फ्रीडम मिला हुआ था, ठीक है, ये खुद की इच्छा से काम करते थे, रेगुलर ऑफिस को मेंटेन करते थे, ठीक है। चलो, तो कालिदास एक रेनाउंड पोइट थे, वो बताते हैं कि मंत्री परिषद में प्रिंस होते थे, हाई ऑफिशियल्स होते थे, फ्यूडेटरीज होते थे। हाई ऑफिशियल्स में आते थे कुमार अमात्य और संधि विग्रहक। जो कुमार अमात्य होते थे ये चीफ कैडर को संभालते थे, हाई फंक्शनरीज को रिक्रूट करते थे। कुछ कुमार अमात्य तो इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि खुद अपने हिसाब से काम करते थे, अपने रेगुलर ऑफिस को मेंटेन करते थे। जो ऑफिस हुआ करता था संधि विग्रहक का, मतलब मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, ये ऑफिस हमें पहली बार देखने को मिलता है अंडर समुद्रगुप्त, ठीक है। जब समुद्रगुप्त का रीन था तब एक नई पोजीशन हमें देखने को मिली, संधि विग्रहक। संधि विग्रहक कौन होगा, पीस और वॉर मिनिस्टर। संधि मतलब होता है जोड़ना, विग्रह करना मतलब अलग कर देना, तो संधि मतलब पीस, विग्रहक मतलब वॉर। तो पहली बार ये पोजीशन हमने समुद्रगुप्त के टाइम में देखी,
है ना। और ये जो संधि विग्रह का टाइटल था ये किससे मिला हुआ था, हरिसेन को। हरिसेन समुद्रगुप्त के टाइम पे क्या हुआ करते थे, संधि विग्रहक। जो मेन ड्यूटी थी संधि विग्रहक की वो ये थी कि फ्यूडेटरी से प्रॉपरली डील करना। इन एडिशन टू दीज ऑफिसर, इन ऑफिसर्स के अलावा भी बहुत सारे डजन्स अदर मिनिस्टर का भी रेफरेंस हमें मिलता है। रेफरेंस टू डजन्स अदर ऑफिसर्स इंगेज्ड इन मैनेजिंग मिलिट्री। इसके अलावा भी बहुत सारे मिनिस्टर्स हुआ करते थे बेटा जो मिलिट्री को मैनेज करते थे। फिस्कल मतलब टैक्स कब लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे वसूलना है, उसके लिए मिनिस्टर हुआ करते थे। फिस्कल समझ में आया, रूलर मैटर्स को देखने के लिए। हमने देखा कि कैवलरी की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती गई, ठीक है। द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ कैवलरी इज सपोर्टेड बाय सील्स एंड इंस्क्रिप्शंस। जो सिविल ऑफिशियल्स हुआ करते थे जैसे अमात्य, कुमार अमात्य, ये मिलिट्री फंक्शंस परफॉर्म करते थे और अगर अच्छा काम करते थे तो इन्हें हाई मिलिट्री ऑफिसर्स तक पहुंचा दिया जाता था। फिर से ध्यान से सुनो, जो सिविल ऑफिशियल्स हुआ करते थे जैसे अमात्य, कुमार अमात्य एक्सेट्रा, वो मिलिट्री फंक्शंस भी परफॉर्म करते थे और इन्हें प्रमोट भी किया जाता था हाई मिलिट्री ऑफिसर्स तक। बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हुआ करते थे बेटा जिनका काम ही था सिर्फ लैंड ट्रांजैक्शंस को देखना, लैंड रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करना, कौन सी ज़मीन किसकी थी, कब बेची गई, ठीक है। तो इनका काम है प्रॉपर्ली रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना रिलेटेड टू लैंड। रेवेन्यू काइंड में कलेक्ट किया जाता था, कैश में कलेक्ट नहीं किया जाता था, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भी अलग अलग मिनिस्टर्स होते थे, पर ये बात याद रखो रेवेन्यू काइंड में कलेक्ट किया जाता था। मतलब जैसे जिसने गेहूँ ग्रो किया है, वीट ग्रो किया वो वीट दे जाएगा, जिसने राइस ग्रो किया वो राइस दे जाएगा। काइंड में टैक्सेस कलेक्ट होते थे। जो रिच पीजेंट्स होते थे वो कैश में भी हो सकता है रेवेन्यू पे करते हों, पर यूजुअली ये काइंड में होता था। जो ऑफिसर कनेक्टेड होते थे टोल कलेक्शन के लिए, ठीक है, द ऑफिसर्स कनेक्टेड विद कलेक्शन ऑफ टोल्स ऑन कमोडिटीज इज नोन एज सॉलिकिका। वो ऑफिसर जो कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, किसके कलेक्शन की, कलेक्शन ऑफ टोल्स, किसके ऊपर, कमोडिटीज़ के ऊपर, उसे क्या कहा जाता था, सॉलिकिका। बेटा मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को।